Very good evening, students. I am Alok Sharma, science teacher of New Saint Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. And today I am going to discuss second chapter of class 10th chemistry, acid, bases and salts. So now starts with acid. An acid is a substance that produces hydrogen ions when placed in water. When acids or ionic compounds are dissolved in water, the ions split apart from each other. This process is called dissociation. स्टूडेंट्स एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इन तीनों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन ऑफ आयंस। ये किस तरीके का आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि हमने बात इसमें दिया हुआ है कि मोस्टली यानी कि जो एसिड्स हैं उनको हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद वो केमिकल कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करे वो सारे ही एसिड्स कहलाते हैं। और भी कुछ कैटेगरीज हैं और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम एसिड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एसिड्स को बता सकते हैं। जैसे मोस्टली जो एसिड हैं उनका जो pH है लेस देन 7 रहता है, यानी कि जितने भी एसिड्स होंगे उनका जो pH है वो लेस देन 7 रहेगा। बेसिस को न्यूट्रलाइज करेंगे और H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेंगे एक्वस मीडियम में। कोरेसिव रिएक्ट विद मोस्ट मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और इनकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मोस्टली जो एसिड्स हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स तो वो मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। अब और ये लास्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी एसिड्स हैं वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, कैटाइंस और एनाइंस मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू करंट पास होता है। एसिड जनरेट आयंस, और एसिड हमेशा एक्वस मीडियम में ही आयंस को जनरेट करेगा। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड क्यों है एसिड। नाइट्रिक एसिड जब तक हम इसको डिज़ोल्व नहीं करेंगे वाटर में तब तक ये एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं शो करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाएंगे HNO3 प्लस H2O। तो इसमें HNO3 का जो हाइड्रोजन है वो H2O के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और H3O पॉजिटिव, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये आयंस मीडियम में जितने बनते हैं, जितने ज़्यादा बनेंगे वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। प्लस NO3 ये नेगेटिव आयन बनेगा। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की केवल हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस डिसॉल्व इन वाटर नियरली ऑल द एसिड बेस मॉलिक्यूल्स विल डिसोशिएट इनटू आयन। यानी कि हम चाहे बेस को डिसॉल्व करें वाटर में या एसिड को डिसॉल्व करें वाटर में, सारे ही हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं और उसके बाद वो डिसोशिएट हो जाते हैं। और इन डिसोशिएशंस में क्या होता है कि जिसकी ज़्यादा ग्रेटर एबिलिटी है डिसोशिएट होने की, यानी कि अगर हम बात करें द ग्रेटर द एबिलिटी टू डिसोशिएट द मोर पोटेंशियल द एसिड और बेस हैज़ फॉर बीइंग डेंजरस बिकॉज देयर आर मोर आयंस अवेलेबल टू रिएक्ट। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो एसिड एक्वस मीडियम में जितने ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसकी pH उतनी ही कम होगी। और अगर हम वीक एसिड या वीक बेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, तो बहुत ही कम अमाउंट में आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो वो उनकी pH कंपेयर देन स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा होगी। यानी कि व्हेन लेस आयन इन सॉल्यूशन देयर इज़ लेस पोटेंशियल फॉर डेंजर बिकॉज देर आर लेस आइंस अवेलेबल टू रिएक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें बहुत कम आइंस होंगे रिएक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको वीक एसिड्स की कैटेगरी में रखा। तो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द strong acid and weak acids? Only the dissociation of the ions. In strong acids there is higher ability to produce large amount of hydronium ions in the aqueous medium, that's called be a strong acids. Now
those chemical compounds which produce very small extent or small fraction of the H positive ions, then is called weak acids. सेम वीक बेस में और स्ट्रॉन्ग बेस में भी है, केवल उनके डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइंस पे. नाउ सम कॉमन एसिड्स. HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोस्टली हम सब इसको जानते हैं. हमारे ह्यूमन बींग्स के स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, स्टमक वाले पार्ट में ही प्रेजेंट रहता है. सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स में यूज़ होता है. नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है. और एसिटिक एसिड, ये विनेगार जिसको हम नॉर्मली सिरका बोलते हैं, ये वीक एसिड है. H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में यूज़ होता है. देन फॉस्फोरिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है. तो इसमें जो ऊपर के जो स्टूडेंट्स 3 एसिड्स दिए गए हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं. HCl, H2SO4 और HNO3. नाउ द लास्ट 3 एसिड्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड्स. और इसमें सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड लेमन में होता है और ऑरेंज में होता है. ये भी यानी मोस्टली वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर हम एक यूजुअली डिफरेंशिएट भी करें तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टेस्ट भी नहीं कर सकते, जबकि वीक एसिड्स को हम खा सकते हैं. जैसे लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है स्टूडेंट, और ये जो लेमन है वो हम खा सकते हैं. और विनेगार, सिरका, इसको भी हम यूज़ करते हैं फास्ट फूड्स में, तो इसको भी हम खा सकते हैं. नाउ द बेसिस. जिस तरह से एसिड्स H पॉजिटिव आइंस रिलीज़ करते हैं एक्वस मीडियम में, वैसे ही बेस जो है, बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आइंस इन वाटर या एक्वस मीडियम. यानी OH नेगेटिव आइंस जो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं वही बेस कहलाते हैं. When the bases or ionic compound are dissolved in water, the ions split apart from each other, just like acid. यानी कि एसिड की तरह ये भी क्या होते हैं, इनको भी अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी स्प्लिट होंगे और कैटाइन एनाइन प्रोड्यूस करेंगे, और इसमें एनाइंस के फॉर्म में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा. और जो भी बेस जिसके साथ मिला हुआ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में मिलाएंगे तो ये सोडियम Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा. और इसको अलग तरीके से भी हम और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो बेसिस हैं उनका जो pH है वो ग्रेटर देन 7 होता है. फील्स स्लिपरी, यानी कि सोपी टच होता है इसका, जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं सोप वगैरह में, तो सोप को जैसे ही हम टच करते हैं तो उसमें काफ़ी स्लिपरी फीलिंग आती है कि बहुत ल्यूब्रिकेशन सा लगता है. तो वो सिर्फ इसी बेस के पर, तो इसका मतलब जितने भी सोप्स वगैरह बनते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस के बनते हैं. यूजुअली OH आइंस इन सॉल्यूशन, और बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेंगे. यानी कि अगर एसिड्स को हम न्यूट्रलाइज करना है तो बेस का यूज़ करेंगे, और बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड्स का यूज़ करेंगे. यानी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे हमने देखा था अभी डिफरेंस स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में, तो वही अंतर है वीक और स्ट्रॉन्ग बेस में, ओनली डिसोसिएशन ऑफ आइंस. जो केमिकल कंपाउंड्स OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं ग्रेटर टेंडेंसी से एक्वस मीडियम में, तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो जिनकी एक्सटेंट ऑफ टेंडेंसी डिसोसिएशन की बहुत कम होती है वो वीक बेस कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें हम बात करते हैं अमोनियम पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस टाइप के, यानी अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं. तो ये अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक बेसिस आते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्टिव मेटल्स के साथ में है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस. और स्ट्रॉन्ग बेस उतने ही डेंजरस होते हैं जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड,
मैंने बताया था कि सोप्स बनाने में बेस का यूज़ होता है क्योंकि उसमें स्लिपरी टच होता है, तो इसीलिए Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है सोप में और ड्राई क्लीनर्स में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटा एसिड्स बनाने में काम में यूज़ करते हैं। एंटा एसिड्स ऐसी मेडिसिन होती हैं स्टूडेंट विच रिड्यूसेस द गैस्ट्रिक पीएच, यानी कि एंटा एसिड्स आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ मेडिसिन विच रिड्यूसेस गैस्ट्रिक पीएच, यानी कि जब भी हमें एसिड बर्न की प्रॉब्लम होती है हमारे स्टमक में और ईसोफेगस में, देन इन दैट कंडीशन वी टेक एंटा एसिड्स। देन दैट एंटा एसिड्स कंटेन ड्रग्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड्स बनाने में, डिओडोरेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है, जो आपके बहुत कॉमनली आप अवेयर भी होंगे इस चीज़ से, जैसे पेप्सिड, यानी कि पेप्सिड जो टैबलेट्स आती हैं, जेंटेक टैबलेट आती है, और इसमें ये हाउस होल्ड क्लीनर्स हैं, और ये एक सोप है। तो यानी कि इन सब में कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस में बेसिस का यूज़ है। तो इस काफ़ी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल बोल सकते हैं, हाउस होल्ड बोल सकते हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं बेसिस के एंड एसिड्स के। नाउ द रिएक्शन विद इंडिकेटर्स। स्टूडेंट, इंडिकेटर्स आर also the chemical compounds or dye. In other words, we can say dye. Dyes are the chemical compound which produces color, whether it is man-made, whether it is natural, or whether it is semi-synthetic. यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, और दोनों को हमने एक बीकर में रख दिया है, दोनों को अलग अलग बीकर में रखा है, देन अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच बीकर कंटेन एसिड एंड विच बीकर कंटेन बेस। तो एक अगर हम उसको अपने फिंगर से टच करेंगे तो दोनों ही केस में कोरोसिव नेचर है दोनों का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हम खुद ही उससे हार्म होंगे। इस केस में हम इंडिकेट करते हैं कि हम किसकी वजह से, यानी कि कौन कौन सी ऐसे टेक्निक है जिससे हम एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंडिकेट कर सकते हैं कि वो इंडिकेटर्स कैसे हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि विच बीकर कंटेन एसिड्स एंड विच बीकर कंटेन बेसिस। इवन ये हमको स्ट्रॉन्ग और एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड्स में भी डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे इसमें लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है स्टूडेंट्स। लिटमस एक लाइकन्स हमारे एनिमल किंगडम में जब भी एनिमल किंगडम नहीं, प्लांट किंगडम में जब भी हम बात करते हैं तो स्मॉल प्लांट से लेके हम लार्ज एंजियोस्पर्म तक जाते हैं, तो उसमें भी एक ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी के अंदर लाइकन्स आते हैं। वो उन लाइकन्स से हम ये एक लिटमस एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और वो जो लिटमस एक्सट्रैक्ट है वो स्टूडेंट्स ये हमको ये भी बता सकता है कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। तो इसमें जैसे कि लिटमस है, लिटमस दो टाइप में आते हैं। लिटमस रेड कलर में भी होता है लिक्विड लिटमस, और ब्लू कलर में भी रहता है। तो अगर लिटमस को अगर हम यूज़ करें इन द डिटेक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो एसिड का जो कलर है, अगर हम बात करें लिटमस जो है, लिटमस के पेपर भी आते हैं, लिटमस का लिक्विड भी आता है। तो इन द केस ऑफ यू हैव लिटमस पेपर एंड लिटमस रेड पेपर एंड लिटमस ब्लू पेपर, यानी ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो इफ़ यू डिप द ब्लू लिटमस पेपर इन द एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को आप जब भी डिप करेंगे एसिड्स में तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में कन्वर्ट डिप करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेड और जो ब्लू में टर्न जो हो रहा है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एसिड विच बीकर कंटेन एसिड एंड विच बीकर कंटेन बेस। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें हम बता सकते हैं कि ये अगर हम इसमें एसिड्स और बेसिस की बात करें तो अगर रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन ब्लू, और अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड रहेगा। देन इसमें फिनोप्थिलीन भी एक सिंथेटिक डाई बोल सकते हैं इसको, सिंथेटिक पाउडर है
जो एसिड में कलरलेस रहती है और बेस में पिंक कलर हो जाता है इसका। यानी कि न्यूट्रल में फेंट पिंक रहेगा इसका, यानी कि जो जब किसी केमिकल की जो पीएच है अगर वो 7 के आसपास है तो फेंट पिंक हो रहेगा, लेकिन अगर 7 से ज़्यादा पीएच है देन इट दैट सॉल्यूशन टर्न्स फुली पिंकिश। नाउ ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये भी एक सिंथेटिक डाई है। ये एसिड में येलो कलर शो करती है और बेस में ब्लू कलर, और अगर न्यूट्रल है कंपाउंड आपका तो नेचुरल, यानी नेचुरल अगर यानी कि नेचुरल या न्यूट्रल, इसका मतलब ये हो गया ये ग्रीन कलर शो करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। काफ़ी सारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं जिसमें हम ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स भी रख सकते हैं, जिसमें अनियन है, टर्मरिक है और रेड कैबेज है, उसकी लीफ है। तो अनियन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की कैटेगरी में, यानी कि ये ऑल फैक्ट्री यानी कि जिसको हम स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रेड कैबेज और टर्मरिक ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि ये हमको नेचुरली नेचर से मिलता है, चाहे वो अनियन हो या हमारे पास रेड कैबेज हो या फिर हमारे पास टर्मरिक हो। ये भी सारा क्या है, ये भी हमारे को बताती हैं कि विच केमिकल कंपाउंड कंटेन इज़ एसिडिक और बेसिक। जैसे अगर हम बात करें अनियन की, तो अनियन ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर की कैटेगरी में आती है। वो हमें स्मेल से ही बता देती है। जैसे कि अगर अनियन को ग्राइंड करने के बाद में अगर किसी कॉटन के क्लॉथ से उसको रब किया जाए तो उस पूरे कॉटन के क्लॉथ पे जो स्मेल है अनियन की आ जाएगी। और अगर अब वो स्मेल हमको बिल्कुल एक्सपेल आउट करनी है उस क्लॉथ से, तो हम क्या करेंगे कि अगर एसिड में अगर उस क्लॉथ को डिप किया तो वो स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन अगर हमने साबुन के पानी यानी बेस में डिप किया तो वो स्मेल बिल्कुल चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस में अनियन की स्मेल जिस क्लॉथ पे है वो बिल्कुल डिसअपियर हो रही है, लेकिन अगर हम एसिड में करेंगे तो नहीं। तो इस तरीके से हम फिर भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि विच वन इज़ एसिडिक और विच वन इज़ बेसिक। नाउ सम टिपिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स जब भी रिएक्ट करते हैं मेटल से तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसमें एसिड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास यहाँ पर अगर हम कोई भी मेटल ले लें तो यहाँ पर M+2HCl तो MCl2 यानी मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फेट सॉल्ट्स बनाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्लोराइड सॉल्ट्स बनाएगा। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड करेगा तो नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा। कार्बोनिक एसिड करेगा तो कार्बोनेटेड सॉल्ट्स बनाएगा। यानी कि ओनली मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज विल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। व्हेन एसिड रिएक्ट टू मेटल दे फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि जब भी एसिड्स को रिएक्शन करते हैं हम बेस के साथ में तो वो रिएक्शन स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं एसिड की कैटेगरी में HCl और बेस की कैटेगरी में NaOH अगर रख दें तो NaCl प्लस H2O यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि अगर गैस्ट्रिक एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, हमें बर्निंग फील होने लगती है, तो उस केस में हम इनो या डाइजिन लेते हैं। तो डाइजिन इज़ अ फॉर्म ऑफ बेस और आपकी गैस्ट्रिक एसिड वो एसिडिक, जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो हाइड्रोक्लोराइड यानी मेटल क्लोराइड एंड वाटर प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, यानी हाइड्रोक्साइड यानी MOH यानी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस HCl तो MCl प्लस H2O। तो इस टाइप की इक्वेशन मेटल्स के साथ बनी। एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट कर रहा है एसिड तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। यानी कि अगर इसमें हम एसिड अगर ले सकते हैं इसमें कि एसिड प्लस कोई भी मेटल कार्बोनेट्स की कैटेगरी में सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं या पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो अगर हम इसमें कार्बोनेटेड सॉल्ट लेंगे यहाँ पे और प्लस एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही इंडिकेट करती है कि ये जो रिएक्शन है एसिड्स के साथ मेटल कार्बोनेट्स की हो रही है। देयर आर सम एग्जांपल्स। MCO3 यानी कि यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl करें तो NaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O ये बनेगा यहाँ पर।
तो इसमें यहाँ पर हमें ये जो मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना ही इंडिकेटर है कि ये जो रिएक्शन है कार्बोनेट्स के साथ हो रही है। इसमें सबसे अच्छा इस रिएक्शन का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है फायर एक्सटिंग्विशर में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जब भी रिएक्ट करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी आग को बुझाने के लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर में इस रिएक्शन का एसिड्स की इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। नाउ द पीएच स्केल। स्टूडेंट, पीएच स्केल अगर हम बात करें तो पीएच यानी कि सबसे पहले इसको डेवलप जो किया था वो सोरेनसन ने किया था, इसके बारे में बताया। और ये जो पीएच स्केल है, इसमें पी का मतलब है पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने एसिड्स और बेस को डिस्टिंग्विश किया है स्टूडेंट, वो केवल और केवल इसी बेस पे किया है कि अगर हम एसिड्स को बेस को अगर डिफाइन कर सकते हैं तो हम यही बोलेंगे कि एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस एच पॉजिटिव आइंस यानी कि हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोनियम आइंस, और बेस हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो करते हैं वो एसिड, जो नहीं करते हैं वो बेस। डजेंट मैटर कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड, इन बोथ केसेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इज अकर्स, बट इन द केस ऑफ बेस देयर इज नो हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस। सो इन दैट केस हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस। लेकिन अब हम जितने भी अगर हम अपने आसपास केमिकल कंपाउंड्स को देखते हैं, हर कंपाउंड्स में अपनी अपनी खुद की पावर होती है, और उस पावर को हम पीएच के स्केल के रूप में इंडिकेट करते हैं कि जितने भी यहाँ पर आपके पास केमिकल, दूध है, पानी है, चीनी का सिरप है आपके पास में, कफ सिरप है आपके पास में, या बेस का सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है आपके पास में, या कोई भी व्हाटएवर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, हर सॉल्यूशन का कोई ना कोई पीएच ज़रूर होता है। अब वही पीएच स्केल हमारा स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 14 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 जो नंबर माना गया है वो एक न्यूट्रल नंबर माना गया है। यानी कि अगर किसी भी केमिकल का पीएच 7 है तो वो केमिकल आपका न्यूट्रल है, जैसे वाटर। स्टूडेंट, इसी खासियत की वजह से हम वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं। अगर वाटर का पीएच एक डिजिट ऊपर हो जाता या 8 हो जाता, या वाटर का डिजिट एक डिजिट नीचे हो जाता, 6 हो जाता, अगर नीचे हो जाता तो आपको वाटर जो है वो एसिडिक मिलता, और अगर एक डिजिट ऊपर हो जाता तो आपको जो वाटर है बेसिक मिलता। तो ना वाटर को आप एसिडिक कंडीशन में ड्रिंक कर सकते हो और ना वाटर को आप बेसिक कंडीशन में ड्रिंक कर सकते हो। यानी कि आप केवल ड्रिंक वाटर को तभी कर सकते हो जब उसका पीएच जो है 7 होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो हार्ड वाटर होता है, यानी कि सी वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो सी वाटर को ड्रिंक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, और वही इम्प्योरिटीज़ उस वाटर के पीएच को चेंज कर देती हैं। और जब पीएच चेंज हो जाता है तो उस पीएच में केवल जो ओशियंस के जो अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वही सर्वाइव कर पाती है। इवन रिवर की फ़िश ओशियंस में सर्वाइव नहीं कर पाती, और ओशियन की फ़िश जो रिवर में सर्वाइव नहीं कर पाती ड्यू टू द पीएच ऑफ वाटर। ओशियन का वाटर का पीएच अलग होगा और उसका पीएच का अलग होगा, यानी दोनों के पीएच में अगर अलग अलग अंतर देखा जाए तो ये जो अलग अंतर है हम इसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पीएच का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी एवरीडे लाइफ में। इवन आपके सुबह उठने से रात के सोने तक आपकी लाइफ में पीएच का एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, और उसी इम्पोर्टेंस को हम यहाँ पर एलेबोरेट करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, अगर आप 7 से नीचे चलते चले जाते हैं और 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर किसी भी केमिकल का बढ़ता हुआ मिलेगा आपको, और 7 से ऊपर तक चलते चले जाते हैं तो आपको बेसिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी कि अगर 0 से लेकर अगर हम 0 1 2 3 की बात करें तो इस कैटेगरी में आने वाला जो पीएच लेवल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा और काफ़ी हाईली कॉरोसिव नेचर होगा यहाँ पर एसिड्स का। जैसे ही आप 3 से और 7 के बीच में बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आपको मिलेगा वीक एसिड्स का, लेकिन 7 पे न्यूट्रल, और 7 से ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा बेसिक कैरेक्टर। तो यानी कि इट गोज़ फ्रॉम 1 to 14, एक्सट्रीमली एसिडिक सब्सटेंस कैन हैव वैल्यूज बिलो 1। यानी 1 से नीचे की जो पीएच है इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी कैटेगरी में हम
कंसनट्रेटेड एसिड्स को रख सकते हैं, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स को रख सकते हैं। ऑल एसिड्स हैव pH वैल्यू बिलो 7, ऑल alkalis have pH value above 7. The lower the pH, then the more the acidic. जैसा मैंने बताया, the higher the pH, then more the alkaline the solution. A solution of pH is described as being a neutral, यानी कि वाटर, जो हमारा pH वाटर का है, इसीलिए हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द pH स्केल। लेकिन इसका डेली लाइफ में हमारे क्या यूज़ है? डेली लाइफ में यूज़ अगर हम इसकी बात करें तो मैंने बताया कि आप जब भी सो के उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो ब्रश जो करते हैं उसमें जो टूथपेस्ट होता है वो आपका बेस होता है, और रात भर आपने जो रात में जो आपने डिनर किया था वो आपके कहीं ना कहीं टीथ पे स्टिक कर जाता है, और वो जो दैट फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, और उस पर बैक्टीरिया लग के उस कार्बोहाइड्रेट को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग आपका जो माउथ का जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक रहता है। अब उस एसिडिक रहेगा तो धीरे धीरे आपके जो टीथ्स हैं जो कैल्शियम के बने हुए, धीरे धीरे वो एसिड उसमें क्या होता चला जाएगा, कैविटीज़ क्रिएट करता चला जाएगा, कैसे यानी कैल्शियम को डिपॉजिट कैल्शियम को डिज़ोल्व करता हुआ चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कैविटीज़ बन जाती हैं और काफ़ी सारा बैक्टीरियल डिपोजिशन होने लग जाता है। इसको बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया का एक घर भी बन जाता है आपके टीथ के अंदर, बिकॉज ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ कैल्शियम विच इज़ प्रेजेंट इन योर टीथ। इसीलिए आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, क्योंकि ब्रश में जो टूथपेस्ट होता है वो आपका बेसिक कैरेक्टर का होता है और माउथ में एसिडिक कैरेक्टर है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो उसको आपके माउथ के पीएच को न्यूट्रल कर देती है। अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ हाउस होल्ड आपकी थिंग्स हैं जिसका पीएच कुछ बताया गया है। यानी कि अगर हम वाइन और रेन और लेमन जूस, इसका पीएच देख रहे हैं 1 से ज़्यादा है, यानी 1 से नीचे काफ़ी स्ट्रांगली एसिडिक रहेगा। लेमन जूस 1 से ऊपर जितना बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे ही आपकी जो एसिडिटी है वो कम होती चली जा रही है। 7 पर हमारा वाटर है। उसके बाद जो 7 और 8 के बीच में जो हमारा जो पीएच है वो हमारे ह्यूमन ब्लड का है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक है, हल्का सा बेसिक है। लेकिन उसको हम ब्लड को हम स्लाइटली बेसिक भी बोल सकते हैं और बफर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बिहेव कर लेता है। तो इसका जो पीएच है वो लगभग 7.5 के बीच में ही रहेगा, 7 और 8 के। लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे तो बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट और ब्लीच, इन सब का पीएच ये बढ़ता चला जाएगा और स्ट्रांगली बेसिक आपको थिंग्स मिलती चली जाएंगी। अब यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो आपको हर एक डिजिट पर कलर चेंज बताता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको, जैसे हमने बताया कि वहाँ पर हमने इंडिकेटर की बात की थी, लिटमस की बात की थी, ओनियन की बात की थी और वहाँ फिनोप्थलीन की बात की थी। वो पर्टिकुलर एक एसिड को एक ही कलर में करके बताते थे, लेकिन यहाँ पर हर डिजिट पे जो कलर चेंज होगा वो आपको ये बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग। बाकी के इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर में यही डिफरेंस है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको एग्जैक्ट बताएगा कि एग्जैक्ट स्ट्रांगली एसिडिक है या स्ट्रांगली बेसिक है, कैसा है। तो बिल्कुल वही है, 0 से 14 तक के इसमें डिजिट्स हैं। तो 0 पे ब्राउन, अगर 1 है तो यानी कि रेड, अगर 2 हैं तो पिंक, 3 पे ऑरेंज, 4 पे पीक कलर, 5 पे येलो, 6 पे लाइम ग्रीन, 7 पे ग्रीन, 8 पे डार्क ग्रीन। यानी कि अगर आप पे ग्रीन है नॉर्मली तो वो समझ जाइए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको ये शो कर रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। 8 पे डार्क ग्रीन, देन 9 इज टर्किश, 10 पे पेल ब्लू, 11 पे ब्लू और 12 पे डार्क ब्लू और 13 पे वॉयलेट, 14 पे पर्पल। यानी कि हर डिजिट पर आपको ये कलर मिलेगा। So this is all about of your universal indicator and pH scale. Now strength-based concentration. Strength-based concentration, when describing acids and base, strength and concentration do not mean the same thing. यानी कि जब भी आप एसिड्स और बेस की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ का मतलब उसमें अलग होगा और कंसंट्रेशन का मतलब अलग होगा इसमें। जैसे कि इसमें बात करते हैं
स्ट्रेंथ जो रेफ़र करती है, इट इज़ द एबिलिटी टू द एसिड बेस डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, यानी कि वो एसिड अगर वीक है या स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ पे, यानी कि जो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा इट मीन्स वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वीक एसिड है तो उसकी कम स्ट्रेंथ होगी। कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, मतलब कि आपने पर लीटर में कितना, पर लीटर वाटर में आपने कितना एसिड डिजॉल्व किया। सपोज यू पुट 100 ml HCl इन वाटर, तो आपने वहाँ पर बता रहे हो कि आपने 1 लीटर वाटर में मतलब कि आपने 100 ml एसिड यूज़ किया है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन हो गई। लेकिन अगर हम ये बताएंगे कि कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो मैंने बताया था कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो H2SO4 प्लस NaOH, ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा प्लस हमारे पास वाटर मिलेगा। देन दिस रिएक्शन आर अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन व्हाट इज़ सॉल्ट, तो सॉल्ट हम बता सकते हैं कि सॉल्ट जो है एक प्रोडक्ट होता है एसिड और बेस का। The salt is a neutral substance produced from the reaction of an acids and bases, composed of the negative ions of an acid and the positive ions of the base. One of the product of a neutralization reaction of example is KCl MgSO4 plus Na3PO4. स्टूडेंट, इसमें जो सॉल्ट है उसको बताया गया है कि सॉल्ट जो है वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मानते हैं कि जब भी एसिड्स जो हैं बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और मोस्टली जो एसिड्स जो उसमें जो सॉल्ट है वो सॉल्ट दोनों आयंस रखता है, नेगेटिव आयन भी रखेगा और पॉजिटिव आयन भी रखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें KCl MgSO4 और Na3PO4, यानी कि K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Mg पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, Na3 पॉजिटिव PO4 नेगेटिव, यानी कि इसमें देखा जाए तो कैटायन एनायन का मिक्सचर है। तो इन दोनों के ही मिक्सचर को ये अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड में रखें तो इसको हम सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड ही होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है वो न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में हो रहा है, और न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन और बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन तीनों का अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमको न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए तो इसमें एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यूट्रल बेस, when strong acid and weak base are react to form acidic salt, and when strong base and weak acid react together to form basic salt, or when strong acid and strong base combine together to form neutral salt. So this is your और अबाउट सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट ज़रूरी नहीं है कि आप पे न्यूट्रल हो, लेकिन हाँ ऐसे सॉल्ट जैसे NaCl है, NaCl ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, यानी कि उसकी भी pH जो है वो आपकी 7 पे ही होगी, इसीलिए उसको हम टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि हम उसको खा सकते हैं। pH इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो माउथ की pH के बारे में मैंने बताया कि सलाइवा कंटेन, जो माउथ की जो pH है वो अराउंड 7 के आसपास रहती है, लेकिन एसिडिक हो जाती है जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं या, तो सलाइवा कंटेन एमाइलेज एंड एंजाइम विच बिगिंस टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर्स, यानी कि सलाइवा जो है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। देन स्टमक में जो pH है वो अराउंड 2 के पास रहती है, क्योंकि प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स बाय द एंजाइम पेप्सिन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो pH है अराउंड 8 के आसपास, यानी थोड़ा सा बेसिक हो जाता है बाइल सॉल्ट की वजह से। तो बाइल सॉल्ट में यानी प्रॉपर डाइजेशन के लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक pH चाहिए, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए, पार्शियली डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और माउथ में सलाइवरी एमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शियली शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग pH है।
नाउ एसिड रेन भी ये पॉल्यूशन का एक इंडिकेटर है कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन डिपॉजिट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वही वाटर से रिएक्ट करके एसिड्स बना लेता है. सपोज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट व्हीकल्स स्मोक, और यही स्मोक ऊपर जाके वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है. व्हेन तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी, और सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक में कन्वर्ट होके एसिड्स रूप में, अगर एसिड्स के एसिड रेन के रूप में गिरेगी. तो इससे जो मार्बलिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक ताजमहल है और काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिजास्टर पहुंचता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर pH and digestive system, acid basis salts, what is the difference between the acid basis salts and neutralization reaction, strength West concentration of acid basis salt, what is universal indicator, pH scale, properties of acids and chemical properties of acid bases and salt, reaction with indicators, on which type of indicator used in to detect the acidic and basic solutions, common bases क्या होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस में अंतर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स में अंतर क्या होता है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, acid bases and salt. Now the next part of this chapter will be discussed on our next video. So thank you.